साथियों, चंद्रशेखर आजाद रावण, जो देश के नवयुवाओं और दलित समाज के लिए एक अत्यंत प्रेरणादायक व्यक्ति माने जाते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। तो यह मुलाकात केवल विशिष्ट व्यक्तित्वों की भेंट नहीं थी, बल्कि एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण का निर्माण था जिसमें पूरे दलित समुदाय की आवाज उन उच्च पदों तक पहुंची जहां से देश की नीतियां और दिशा निर्धारित होती हैं। जब चंद्रशेखर राष्ट्रपति भवन पहुंचे, तो उनके चेहरे पर संघर्ष की थकान नहीं, बल्कि समाज के लिए बदलाव और उम्मीद की चमक थी। हर कदम उनके विचारों की दृढ़ता को दर्शाता था। वे जानते थे कि आज जो वार्ता होने वाली है, वह न केवल उनके लिए, बल्कि करोड़ों दलितों के लिए एक नई आशा और संभावनाओं का द्वार खोल सकती है। भवन के विशाल द्वार पर उनकी अगवानी के लिए तत्पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वयं खड़ी थीं। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, सम्मान और संवेदनाओं की एक तरंग पूरे हॉल में फैल गई। राष्ट्रपति मुर्मू का मुस्कुराहट तनिक गंभीरता में लिपटी थी, जैसे वे जानती थीं आज जिन विषयों पर बात होगी वे राष्ट्र की आत्मा को स्पर्श करने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खड़ी होकर स्वागत कर रही थीं। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में एक मां जैसी करुणा, जैसे वो समझती हों कि आज जो व्यक्ति उनके सामने खड़ा है, वो सिर्फ एक नेता नहीं, एक पूरा दर्द लिए चल रहा है। आइए रावण जी, बहुत दिनों बाद मिले हैं आप। राष्ट्रपति ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। चंद्रशेखर ने झुककर चरण स्पर्श किए। माँ जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठी हुई आप ही हमारी माँ हैं। दोनों सोफे पर बैठे। बीच में एक छोटी सी मेज पर चाय के प्याले और कुछ बिस्किट रखे थे। लेकिन उस दिन चाय ठंडी रह गई। बातें शुरू होते ही जैसे सालों का दर्द बाहर निकलने लगा। माँ जी, चंद्रशेखर ने गहरी सांस ली। आप भी जानती हैं कि मैं कहां से आया हूं। सहारनपुर के उस गांव से जहां आज भी लोग छुआछूत के नाम पर मेरे लोगों को मारते हैं। पिछले महीने ही नोएडा में एक दलित बच्ची के साथ जो हुआ, उसकी चीखें मेरे कानों में आज भी गूंज रही हैं। राष्ट्रपति की आंखें नम हो गईं। मैं जानती हूं बेटा, मैंने भी तो ओडिशा के उस छोटे से गांव में वो सब देखा है, जहां पानी का घड़ा छू लेने पर लोग मारने दौड़ते थे। मैं वो सब भूली नहीं हूं। चंद्रशेखर ने आगे झुककर कहा। फिर भी माँ जी, आज जब आप इस कुर्सी पर बैठी हैं, तो लगता है कि बाबा साहब का सपना पूरा हो गया। लेकिन नीचे जमीन पर, वहां तो अभी भी वही मनुस्मृति चल रही है। हाथरस की बेटी को याद है ना आपको? वो रात में जलती रही और पुलिस तमाशा देखती रही। राष्ट्रपति ने हाथ जोड़ ली। बेटा, मैं राष्ट्रपति हूं, लेकिन औरत भी हूं, मां भी हूं। उस बेटी की चीखें मुझे भी रात में जगाती हैं। लेकिन तुम बताओ, मैं क्या करूं? मेरे पास जो अधिकार हैं, मैं उनसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। माँ जी, चंद्रशेखर की आवाज में एक अजीब सी कठोरता आई। आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है कि जब दलित की बेटी के साथ बलात्कार होता है, तो सिर्फ एक औरत का बलात्कार नहीं होता, बाबा साहब का संविधान का बलात्कार होता है। राष्ट्रपति चुप रहीं। लंबी चुप्पी। फिर धीरे से बोली, तुम ठीक कह रहे हो रावण। मैंने भी तो वो दिन देखे हैं जब स्कूल में अलग बर्तन में खाना दिया जाता था, जब मंदिर में घुसने पर पिटाई होती थी। मैं भूल नहीं सकती। चंद्रशेखर ने अपनी जेब से एक पुराना फोटो निकाला। उसमें एक जला हुआ घर था। ये मेरा गांव है माँ जी। 2017 में जब मैंने कहा कि हम बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, तो ऊंची जाति वालों ने सारा गांव जला दिया। मेरी माँ की साड़ी तक जला दी थी उन्होंने। राष्ट्रपति ने फोटो हाथ में लिया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। ये तो वही है जो मेरे गांव में हुआ था, जब मैं छोटी थी। और अब माँ जी, चंद्रशेखर ने आवाज ऊंची की, अब ये ईवीएम का खेल शुरू हो गया है। 2024 के चुनाव में आपने देखा ना, जहां जहां दलित बहुजन बहुमत में थे, वहां सुबह तक बीजेपी हार रही थी, लेकिन रात में जादू हो गया। 25 लाख वोट कैसे गायब हो जाते हैं? राष्ट्रपति ने गहरी सांस ली। बेटा, मैं राष्ट्रपति हूं। चुनाव आयोग स्वतंत्र है, लेकिन मैं भी इंसान हूं। मुझे भी शक होता है। जब मेरे अपने समुदाय की सीटें एक रात में पलट जाती हैं, तो मन में सवाल तो उठते हैं। चंद्रशेखर ने आगे झुककर कहा, माँ जी, आप ही एकमात्र उम्मीद हैं। अगर आप बोल दें कि ईवीएम से बैलेट पेपर पर वापस जाओ, तो पूरा देश आपकी बात मानेगा। आप दलित की बेटी हैं, आदिवासी की बेटी हैं। आपके मुंह से निकला एक शब्द इतिहास बदल देगा। राष्ट्रपति ने आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई पुराना दर्द फिर से जाग उठा हो। रावण,
तुम्हें पता है मैंने क्या क्या सहा है। जब मैं सरपंच बनी थी तो गांव के लोग मेरे घर के बाहर गोबर फेंकते थे। कहते थे कि औरत और वो भी आदिवासी ये कुर्सी पर कैसे बैठ गई। लेकिन मैंने चुप रहकर सहा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने आवाज उठाई तो मेरे लोगों को और मार पड़ती। लेकिन अब माँ जी, चंद्रशेखर ने उनका हाथ थाम लिया। अब आप सबसे ऊपर हैं। अब आपको चुप नहीं रहना चाहिए। 2027 आने वाला है, उत्तर प्रदेश का चुनाव। अगर वहां भी ईवीएम से खेल हुआ तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। राष्ट्रपति ने हाथ छुड़ाया नहीं, बल्कि दबाया। बेटा, तुम्हें पता है मैंने पिछले साल क्या किया था? जब एक दलित लड़के को पुलिस ने मारा था तो मैंने गवर्नर को फोन किया था। मैंने कहा था कि अगर न्याय नहीं मिला तो मैं खुद राष्ट्रपति भवन से इस्तीफा दे दूंगी। चंद्रशेखर की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, आप सच में हमारी माँ हैं। लेकिन रावण, राष्ट्रपति ने धीरे से कहा, राजनीति बहुत गंदी चीज है। मैंने देखा है, मेरे अपने लोग ही मुझे गाली देते हैं कभी कभी। कहते हैं कि मैं बीजेपी की कठपुतली हूं, जबकि मैं तो सिर्फ संविधान की रक्षा करना चाहती हूं। चंद्रशेखर ने सिर झुकाया। माँ जी, मैं भी तो जेल गया था, मुझे भी तो देशद्रोही कहा गया। लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम रुके तो हमारे बच्चे फिर से वही गुलामी करेंगे। राष्ट्रपति ने चाय का प्याला उठाया। अब तक ठंडी हो चुकी थी, फिर भी पिया। रावण, तुम 2027 में क्या करोगे? माँ जी, हम अपनी पार्टी बनाएंगे, आजाद समाज पार्टी। पूरे उत्तर प्रदेश में दलित बहुजन को एक करेंगे। लेकिन हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आप एक बार कह दें कि दलितों को आगे बढ़ना है, हर क्षेत्र में, आईएएस, आईपीएस, जज, वैज्ञानिक, हर जगह, तो हमारे बच्चों का हौसला बढ़ेगा। राष्ट्रपति ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने तो खुद एक आदिवासी महिला होने के नाते ये साबित कर दिया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तुम ठीक कह रहे हो, हमारे बच्चे अभी भी सोचते हैं कि ऊंची कुर्सियां उनके लिए नहीं हैं। माँ जी, चंद्रशेखर ने कहा, आप एक बार संसद में बोल दें, संविधान दिवस पर, कि दलित आदिवासी बच्चों के लिए विशेष कोचिंग सेंटर खोले जाएं, मुफ्त। सबसे अच्छे शिक्षक, जैसे सुपर 30 आनंद कुमार करते हैं। अगर सरकार ने ऐसा किया तो 10 साल में हमारा बच्चा भी आईएएस बनेगा। राष्ट्रपति ने सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगी बेटा, मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगी। फिर एक लंबी चुप्पी। बाहर शाम हो रही थी। राष्ट्रपति भवन के बगीचे में पक्षी चहचहा रहे थे। माँ जी, चंद्रशेखर ने धीरे से कहा, एक आखिरी बात। अगर 2027 में फिर ईवीएम से धांधली हुई तो मैं सड़कों पर उतरूंगा। लाखों लोग उतरेंगे। और उस दिन अगर कुछ हुआ तो आप मेरे साथ खड़ी होंगी ना? राष्ट्रपति ने उसकी आंखों में देखा, लंबे समय तक। फिर धीरे से कहा, बेटा, मैं संविधान की रक्षा के लिए चुनी गई हूं। अगर संविधान पर खतरा हुआ तो मैं सबसे आगे खड़ी होंगी, चाहे कुर्सी छोड़नी पड़े। चंद्रशेखर के गाल पर आंसू लुढ़क गए। उसने राष्ट्रपति के पैर छुए। माँ जी, आपने आज मेरे सारे दर्द को समझ लिया। मैं आजीवन आपका अऋणी रहूंगा। चंद्रशेखर आजाद। रावण और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात एक ऐसे क्षण थी जो उम्मीदों और संवेदनाओं से भरा हुआ था। राष्ट्रपति भवन की शांति में जब वे दोनों आमने सामने बैठे तो चंद्रशेखर ने अपने शब्दों में दलित समुदाय पर हो रहे अत्याचारों की वेदना खोलकर रख दी। उन्होंने कहा, हमारे लोग हर दिन अपमान और हिंसा सह रहे हैं, और यह केवल घटनाओं का आंकड़ा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की पीड़ा है। ये दमन बंद होना चाहिए, वरना हमारी आत्मा कभी चैन से नहीं बैठेगी। उनकी आवाज में एक तरह की दृढ़ता और गहरी चिंता दोनों झलक रही थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गंभीरता से उनकी बात सुनी। चंद्रशेखर ने आगे कहा, सरकार के कई वादे झूठे साबित हुए हैं। हम वोट देते हैं, भरोसा करते हैं, पर जब चुनावों की भनक लगती है तब वोट चोरी की बातें भी सामने आती रहती हैं। क्या लोकतंत्र में हमारी आवाज दबाने का यही तरीका है? उनकी यह बात जैसे कमरे में गूंज उठी। उन्होंने 2027 के आने वाले चुनाव का जिक्र करते हुए कहा, आगामी चुनाव हमारे लिए सिर्फ राजनीतिक जंग नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका है। हमें हर क्षेत्र में दलितों को आगे बढ़ाना है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, हर जगह। अगर हम एकजुट हो जाएं, तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। राष्ट्रपति द्रौपदी ने गंभीर चेहरे से कहा, मैं आपकी पीड़ा समझती हूं। हमारे संविधान ने हमें न्याय और समानता का वादा किया है, लेकिन सड़कों पर और भीतरी जख्मों में अभी भी वह न्याय नहीं पहुंच पाया। मैं आपके साथ हूं। मैं आपके संघर्ष में आपका समर्थन करूंगी। हमें मिलकर ऐसी नीतियां बनानी होंगी
जो जमीन पर बदलाव लाएं। चंद्रशेखर ने सिर हिलाते हुए कहा, हमेशा केवल आंदोलन ही समाधान नहीं है। हमें अपनी आवाज को राजनीतिक सत्ता के जरिए मजबूत करना होगा। हमें अपने कद को इतना ऊंचा करना होगा कि कोई भी हमारे अधिकारों को नजरअंदाज न कर सके। इस संवाद में केवल कड़वाहट नहीं, बल्कि एक आशा भी थी। दोनों ने देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और अन्य वंचित वर्गों के लिए नया सवेरा देखा। चंद्रशेखर ने अपनी बात रुकते हुए कहा, राष्ट्रपति महोदय, यह मुलाकात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जब देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मेरे साथ इस न्याय की लड़ाई में है, तो मुझे यकीन है कि हम इतिहास बदल सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू की आंखों में चमक आई। उन्होंने कहा, इस देश की ताकत इसकी विविधता और सभी वर्गों के लोगों की सराहना में है। हमें मिलकर उस ताकत को पुनः जागृत करना होगा। यह बातचीत सियासी रणनीतियों और संवैधानिक अधिकारों के बीच एक पुल थी। चंद्रशेखर ने कहा, अगर हम अपने समुदाय के लोगों को शिक्षा से लेकर रोजगार तक हर क्षेत्र में प्रशिक्षित और सशक्त बना दें, तो न सिर्फ हमारी जाति बल्कि पूरा देश प्रगति करेगा। हमें अपने मताधिकार की रक्षा करनी होगी ताकि कोई भी वोट चोरी न कर सके। द्रौपदी मुर्मू ने सहमति जताई। वोट केवल एक संख्या नहीं, बल्कि हमारी इज्जत है। हर एक वोट का सम्मान होना चाहिए। मैं इसे सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूंगी। उनके बीच यह मुलाकात केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं थी, बल्कि एक मजबूत निर्णय था। चंद्रशेखर ने आखिरी में कहा, हमारे संघर्ष की गुमशुदा आवाजों को अब आवाज देना होगा। हमें एकजुट होकर यह दर्शाना होगा कि हम केवल वोट देने वाले नहीं, बल्कि समाज के सशक्त निर्माता भी हैं। यही असली बदलाव की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आपका जुनून और आपका संघर्ष प्रेरणादायक है। देश की ताकत ऐसे लोगों में है जो हार नहीं मानते। हम मिलकर उस बदलाव के मार्ग पर कदम बढ़ाएंगे। यह मुलाकात इतिहास के पन्नों में एक नए अध्याय की तरह दर्ज हो गई, जहां झूठे वादों के खिलाफ, अत्याचारों के विरुद्ध और वोट की बर्बादी को रोकने के लिए दो महान व्यक्तित्वों ने एकजुट होकर देश के दलित समुदाय के उज्जवल भविष्य की नींव रखी। यह कहानी उम्मीदों, संघर्षों और विश्वास की है, जो तभी संभव हो पाती है जब समाज में एकता और न्याय की नींव मजबूत हो। यहां केवल एक मुलाकात की बात नहीं, बल्कि उन अनगिनत आवाजों की बात है जो न्याय, सम्मान और समानता की गूंज बनकर पूरे देश में फैलाने की उम्मीद रखती हैं। इस संवाद में छुपी वह भावना है जो हर सशक्त समाज की आत्मा बनती है, और वह है एकता, अधिकार और बदलाव की शक्ति। चंद्रशेखर की आंखों में वह ज्वाला अभी भी धधक रही थी, जो वर्षों के संघर्ष ने जलाई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी ओर देखा। उनकी नजरों में एक मां जैसी करुणा और एक नेता की दृढ़ता दोनों थे। कमरे की हवा जैसे थम सी गई थी। जब चंद्रशेखर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महोदया, आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। लेकिन अब बताइए, दलितों पर ये अत्याचार कब रुकेंगे? हर रोज खबरें आती हैं, मूंछ रखने पर पीटा जाना, घोड़ी चढ़ने पर अपमान, मटकी छूने पर हत्या। क्या ये हमारे संविधान का मजाक नहीं है? उनकी आवाज कांप रही थी, जैसे हर शब्द में उन अनगिनत भाइयों बहनों की चीखें घुली हों। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी साड़ी की चूनर को थामते हुए कहा, चंद्रशेखर जी, मैं भी उन पीड़ितों की बेटी हूं जो आदिवासी गांवों में संघर्ष करते हुए बड़ी हुई। मेरी अपनी आंखों ने देखा है भेदभाव का दर्द। राष्ट्रपति भवन की ये कुर्सी मुझे शक्ति देती है, लेकिन असली शक्ति तो उन लाखों हाथों में है जो एकजुट होकर लड़ें। बताइए, आपका आंदोलन कैसे फैला? नगीना से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश तक कैसे पहुंचा? उनकी बातों में एक गर्मजोशी थी, जैसे कोई पुरानी दोस्त यादें साझा कर रही हो। चंद्रशेखर ने सिर झुकाया, फिर जोर से कहा, यह आंदोलन बाबा साहेब आम्बेडकर की विरासत है। हमने जेलें भरी, लाठियां खाईं, लेकिन हार नहीं मानी। आज भी संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हमने आवाज उठाई, जमीन पर हकीकत क्या है? बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद कब? चमार रेजिमेंट को बहाल कब होगा? उनकी बात सुनकर द्रौपदी मुर्मू की आंखें नम हो गईं। उन्होंने हाथ बढ़ाकर चंद्रशेखर का कंधा थपथपाया और बोली, आपकी वो संसदीय बहस याद है मुझे, जब आपने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण सरकारी कागज है, लेकिन सड़कों पर दलितों की चीखें अनसुनी हैं। मैंने सुना था, दिल दुखा था। लेकिन बताइए, 2027 के चुनाव में दलितों को आगे कैसे बढ़ाएं? हर क्षेत्र में शिक्षा, सेना, व्यापार।
क्या योजना है आपकी? चंद्रशेखर ने उत्साह से कहा। महोदया, पहले ईवीएम पर सवाल। वोट चोरी की शिकायतें क्यों? हमें पारदर्शी वोटिंग चाहिए। बैलेट पेपर वापस लाएं। फिर दलित युवाओं को ट्रेनिंग सेंटर खोलें, जहां वे आईएएस, आईपीएस बने। हर जिले में स्किल सेंटर, जहां मूंछें रखने वाला लड़का उद्योगपति बने। हमारा फॉर्मूला साफ है। एकजुट होकर लड़ो, वोट दो, सत्ता लो। राष्ट्रपति ने मुस्कुराते हुए कहा। ईवीएम पर बहस तो संसद में भी चली, लेकिन लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होनी चाहिए। मैं आदिवासी हूं, दलित भाइयों का दर्द समझती हूं। कोलकाता जैसी घटनाओं पर मैंने खुद आवाज उठाई। महिलाओं, दलितों पर अत्याचार रोकना पहली प्राथमिकता। चलिए, एक योजना बनाते हैं। सरकार से बात करूंगी, दलित उद्यमियों के लिए फंड, शिक्षा में आरक्षण को सख्ती से लागू। लेकिन आपका संगठन क्या करेगा? चंद्रशेखर की छाती फूली। वह बोले, हम रैलियां करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, हर गांव में बहुजन हितकारी सभाएं, बाबा साहेब के संविधान को बचाएंगे। चीन की घुसपैठ हो या आंतरिक हिंसा, हम सीना तान कर खड़े रहेंगे। महोदया, आपका आशीर्वाद हो तो 2027 में उत्तर प्रदेश बदल जाएगा। बातचीत गहराती गई। चंद्रशेखर ने भावुक होकर कहा, कल्पना कीजिए, एक ऐसा भारत जहां मेरा भाई मटकी छुए तो कोई न मरे, जहां मेरी बहन घोड़ी चढ़े तो तालियां बजें। ये सपना बाबा साहेब का था, कांशी राम जी का था। आप जैसी राष्ट्रपति के साथ मिलकर हम इसे साकार करेंगे। द्रौपदी मुर्मू ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा जीवन भी संघर्षों से भरा। ओडिशा के जंगलों से राष्ट्रपति भवन तक हम दोनों वंचितों की आवाज हैं। आइए, संकल्प लें। हर अत्याचार की रिपोर्ट राष्ट्रपति भवन आएगी, न्याय होगा। 2027 में नई पीढ़ी सशक्त बनेगी। चंद्रशेखर ने हाथ जोड़कर कहा, एमएसपी की गारंटी किसानों को, कर्ज माफी, पेपर लीक बंद, दलितों के लिए अलग कोटा सेना में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल मदद। ये मांगे पूरी होंगी तो देश चमकेगा। राष्ट्रपति बोली, मैं प्रयास करूंगी। संसद में आपकी आवाज मजबूत है। अग्निवीर योजना पर बहस हो, चमार रेजिमेंट बहाल हो, गुरु रविदास जी का गुरुद्वारा बने। हम मिलकर इतिहास लिखेंगे। उनकी बातों में आशा की किरण चमक रही थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन दिलों में क्रांति की धड़कनें तेज। चंद्रशेखर बोले, महोदया, ये मुलाकात मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। जब देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति दलित बेटे के साथ खड़ी हों, तो भविष्य उज्जवल है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, यह शुरुआत है। जाइए, अपने लोगों को बताइए, संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन जीत निश्चित है। दोनों ने हाथ मिलाया, आंखों में आंसू, दिल में संकल्प। बाहर राष्ट्रपति भवन के बगीचे में सूरज ढल रहा था, लेकिन उनके संवाद की रोशनी तो सदियों तक जलने वाली थी। यह काल्पनिक संवाद वास्तविकता से प्रेरित था, जहां चंद्रशेखर ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दलित अत्याचार, बाढ़ राहत, सेना भर्ती और संविधान की रक्षा की बातें उठाईं। वीडियो को जरूर लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाएं और सुझाव साझा करें। आपका हर एक शब्द हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे नए और दिल छू लेने वाले वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है। धन्यवाद।